अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। बात कुछ यूँ है कि ये कहानी शॉर्ट स्टोरी ही है और ये एक ही एपिसोड में मुकम्मल हो सकती थी अगर मैं डबल ड्यूरेशन के साथ एपिसोड दूँ, लेकिन अभी तो जो है ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। एक तो ये कि मैं रिकॉर्डिंग जो है वो डे टाइम में कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, मशीनरी चल रही है जिसकी वजह से जो है मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। रिकॉर्डिंग में भले उसका शोर कम आता हो, लेकिन मेरे कानों तक उसका शोर बहुत ज़्यादा पहुँचता है, तो उसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होती है। दूसरी बात ये कि मैंने एक दूसरे चैनल के लिए जो कहानी रिकॉर्ड की है वो भी 1.5 घंटे से ज़्यादा की है, तो अब मैं बहुत तवील जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा गला इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। तो ये कहानी आपको जो है वो 2 एपिसोड में मिलेगी। इंशाल्लाह दूसरी एपिसोड आपको कल मिल जाएगी। और तवील नावल अभी स्टार्ट करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो हम शॉर्ट स्टोरीज़ पर ही गुजारा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। तो कहानी का नाम है दिलों के आईने, मुसन्निफ़ा है नईमा नाज और आज आप सुन रहे हैं इसकी किस्त नंबर 1। चीखती चिंघाड़ती आवाज़ अलार्म की नहीं थी, बल्कि एक और जानी पहचानी आवाज़ थी जो नींद में उसके लाशऊर से या शऊर से बहरहाल किसी न किसी से टकरा रही थी। और उस आवाज़ के अलावा एक और आवाज़ भी थी, उठो उठो जागो। एक जल्जला भी था जो उसके तमाम वजूद को हिला रहा था, बुरी तरह झंझोड़ रहा था और बिल आखिर उसका शऊर थोड़ा थोड़ा बेदार हो गया। उसे दोनों आवाज़ों की पहचान और शनाख्त समझ में आ गई थी। पहली चीखती चिंघाड़ती आवाज़ किबला वालिद मोहतरम की थी, जो उसे बेदार करने के लिए कमरे से बाहर लाउंज में बैठे आवाज़ें लगा रहे थे, और वो जो उसे जल्जला महसूस हो रहा था वो अम्मी जान थी, उसका शाना पकड़कर झंझोड़ रही थी। उठो जहांगीर, जाग जाओ। क्यों जाग जाओ, क्यों उठ जाऊं? नाइट करने के बाद सुबह फजर पढ़कर सोने वाले फ़र्द से ये फरमाइश करनी जायज़ है? मगर नहीं, ये फरमाइश नहीं, ये हुक्म था। जहांगीर, इस बार मुझे अम्मी ने इतनी ज़ोर से हिलाया था कि वो नींद की दुनिया से बेदारी की दुनिया में आ गया था। क्या क़यामत आ गई सुबह सुबह। नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोल के वो कराहा, उठ गए साहबजादे या नहीं? अम्मी के कुछ कहने से पहले ही बाहर लाउंज में विराजमान वालिद साहब ने बाआवाज़ बुलंद इस्तफसार किया, जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, नूर जहाँ आ रही है हैदराबाद से, तुम्हें स्टेशन जाना है उसे लेने। अम्मी ने उसके क़यामत वाले सवाल का जवाब दिया था। जगाए जाने बल्कि झंझोड़े जाने की वजह सुनकर उसके चेहरे के जाविया हमेशा की तरह बिगड़ गए। नूर जहाँ का नाम या जिक्र सुनते ही बिगड़ जाते थे। ये क्यों आ जाती है हर साल अपनी छुट्टियाँ मनाने और हमारी ज़िंदगी गारत करने? जहांगीर ने दांत कचकचाए। इस लड़की से बचपन की दुश्मनी थी जिसे बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से दोनों फ्रीकैन निभा रहे थे। बड़े हो जाओ जहांगीर, अब तुम बच्चे नहीं हो, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे अब्बू कब से बुला रहे हैं। जब वो लेडी गागा हैदराबाद से कराची तक आ सकती है तो स्टेशन से घर तक नहीं आ सकती? उसने चादर मुंह तक तान ली। शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो। इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है जो बचपन से तुम्हें सिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अम्मी ने इस वक्त बिल्कुल अपने मजाजी खुदा के अंदाज में बेटे को लताड़ा था। मेरे कहने से उठ जाओ तो अच्छा होगा, तुम्हारे अब्बू ने खुद उठाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अम्मी ने डराया और भिन्ना कर उसने चादर मुंह से हटाई। इस घर में सारे काम इमरजेंसी में ही होते हैं, प्यार से नहीं बता सकते थे? अपने अब्बू का मालूम तो है तुम्हें, सदा के भुलक्कड़। कल तुम्हारे चचा ने फ़ोन कर दिया था नूरजहाँ के आने का, मगर मोहतरम हमें बताना भूल गए। अभी दोबारा उनकी कॉल आई तो बताया है, बल्कि ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें उठाकर स्टेशन भेज दूँ। अम्मी ने ज़रा धीमे होकर तफसील से आगाह किया। बेटे की बेइज्जती करना तो कभी नहीं भूलते, बाकी हर बात भूल जाते हैं। जनरेशन गैप का मारा बेटा बड़बड़ाया। फटाफट बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे अब्बू अंदर आ जाएंगे। अम्मी ने बैक वक्त हुक्म और डरावा दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अल्लाह तुझे समझे नूरजहाँ की बच्ची, आराम, सुकून, नींद, चैन सब कुछ हराम कर दिया मेरा। दांत कचकचाता हुआ वह उठा था। फिर शावर लेने, कपड़े बदलने और लाउंज में आने तक उसे फ़कत 5-7 मिनट ही लगे थे, क्योंकि वालिद साहब की चीख पुकार अब दहाड़ में तब्दील हो गई थी। डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पीछे करके बैठने ही वाला था कि अकबर आज़म का जाहो जलाल फिर ऊद आया। अब नाश्ते में टाइम लगाओगे, ट्रेन के आने का वक्त हो रहा है। वो बच्ची बेचारी क्या स्टेशन पर बैठी रहेगी तुम्हारे इंतज़ार में? उनके बोलते बोलते अम्मी नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए किचन से बाहर आ गईं। तो क्या अब ये निहार मुँह बाहर जाएगा? नाश्ता तो करने दें, 5-7 मिनट लगेंगे। उन्होंने बेटे को बैठने का इशारा किया। ट्रेन आ गई होगी, खाने का क्या है, बाहर से कुछ लेकर खा लेगा। अब्बू जान बिलबिलाए। गलती तो आपकी है, रात में बता देते तो टाइम से उठकर तैयार हो जाता। अम्मी ने मुदाखलत की।
پھانسی لگا دو اب میری غلطی پہ مجھے۔ ایسا کرو تم بیٹھ کر اپنے بچے کو ناشتہ ٹھساؤ، میں خود چلا جاتا ہوں اسٹیشن۔ اکبر اعظم نے اپنا آزمودہ ہتھیار استعمال کیا، یعنی جذباتی بلیک میلنگ، جس کے ذریعے وہ دوسرے کو چاروں شانے چت کر دیتے تھے، اور یہی ہوا۔ بیٹے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بغیر کچھ کہے وہ تیر کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ امی پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئیں۔ ان کے لائے ہوئے ناشتے سے اکبر اعظم انصاف کر رہے تھے۔ کینٹ اسٹیشن پہ معمول کی گہما گہمی تھی، لوگوں کا ہجوم، کھانے پینے کے اسٹال، پلیٹ فارم پہ پھرتے خوانچے والے، پٹڑی پہ کھڑی ٹرین چلنے کو تیار تھی۔ سیٹی بجی اور دھیرے دھیرے ریل گاڑی کھسکنے لگی۔ مسافروں کی اکثریت سوار ہو چکی تھی، بس ایک لڑکا تھا جو دوڑتا ہوا آیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اس کا سفری بیگ اس کے کندھوں پر لٹکا تھا۔ پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھا جہانگیر اب انہی مناظر سے خود کو بہلانے اور وقت گزاری میں مصروف تھا۔ حیدرآباد سے آنے والی ٹرین لیٹ تھی، کب پہنچے گی کچھ نہیں معلوم۔ اسٹیشن پہنچنے کے بعد یہ پہلا انکشاف تھا جس سے ظاہر ہے کہ وہ بھنا گیا، مگر دوسرے انکشاف نے تو دماغ ہی گھما دیا۔ وہ اپنا والٹ گھر بھول آیا تھا، اس وقت بھوکا پیاسا بیٹھا تھا اور پیچ و تاب کھانے پر مجبور تھا۔ موبائل میں چارجنگ بھی کم تھی، اسے بھی احتیاط سے استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ گھر سے امی نے کال کی تھی، انہیں ٹرین کے دیر سی آمد کا بتایا، مگر والٹ گھر بھول آنے کا نہیں بتایا۔ تم نے کچھ کھایا؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ جہانگیر کچھ کہتے کہتے رک گیا، اگر بتا دیتا تو اس کے گھر واپسی تک وہ کڑتی ہی رہتی، ان کے حلق سے شاید ہی کچھ اترتا۔ میں نے بسکٹ اور جوس لے لیا تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ چلو ٹھیک ہے، گھر آ کر کھانا ٹھیک سے کھا لینا، میں پکا دیتی ہوں تمہاری اور نور جہاں کی پسند کا۔ یہ نام لینا ضروری تھا؟ جہانگیر کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اچھا میں فون رکھ رہی ہوں اب۔ ایک منٹ، جہانگیر نے تیزی سے روکا۔ ابو پہ نظر رکھیے گا، چھپ چھپ کے میٹھی چیزیں کھا لیتے ہیں، شوگر بڑھ جائے گی۔ ہاں وہ تو میں چیک رکھتی ہوں ان پر۔ اچھا خدا حافظ۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، کچن سے برتنوں کے کھرکنے کی آوازیں اور مختلف اقسام کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، پیاز فرائی ہونے کی، مسالہ بھوننے کی خوشبو۔ لاؤنج میں بیٹھے اکبر اعظم نے ایک انگڑائی لی، موبائل پر ایک بیزار نگاہ ڈالی جسے دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹرین دیر سے آنے کی خبر سن کر تشویش ہو گئی تھی، جسے چہرے پر سجائے وہ کچن میں چلے آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحبزادے، کب تک آئے گی ٹرین؟ وہ کوئی ٹرین کا ڈرائیور تھوڑی ہے جو بالکل درست وقت بتا دے، جو اسے پتہ چلا وہ بتا دیا۔ مسالہ بھونتی بیگم صاحبہ نے جواب دے کر چولہے کی آنچ دھیمی کی۔ یہ اچھی مصیبت ہے، کئی کئی گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، آخر کیسے ترقی کرے گا یہ ملک؟ مجازی خدا کو ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ جیسے گرتے پڑتے ملک چل رہا ہے، ایسے ہی اکر و ترقی کی شاہراہ پر بھی قدم رکھ ہی دے گا۔ امی اپنے دور میں اسکول کالج کی بہترین مقرر تھی، یہ بڑے بڑے جملے اور موٹی موٹی اصطلاحات انہیں زبانی یاد تھی۔ انتظار پسندیدہ شخص کا ہو یا ناپسندیدہ کا، کوفت، بیزاری اور جھنجھلاہٹ میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے۔ ٹرین آ گئی اور اپنے سفری بیگ کے ہمراہ نور جہاں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ جہانگیر نے سکون کا سانس لیا، اگرچہ بھوک پیاس کے مارے دم نکلنے کو تھا اور مارے غصے کے تو نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا۔ خیریت پوچھنے کا تکلف دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہے تھے۔ پھر کیا ضروری تھا پوچھنا؟ ہاں جہانگیر نے ایک سوال ضرور کیا، یا شاید شکوہ۔ ٹرین لیٹ تھی تو کال ہی کر دیتی، میں اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا خوار ہونے سے تو بچ جاتا۔ چارجنگ ہوتی تو ضرور کر دیتی۔ سامان اس کے حوالے کر کے جواب دے کر وہ آگے آگے چلتی بنی۔ پیچھے سے سامان ڈھو کر لاتے ہوئے جہانگیر نے گھور کر دیکھا۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، دادا جان نے نور جہاں نام کیا رکھ دیا، خود کو سچ مچ ملکہ نور جہاں سمجھنے لگی ہے اور باقیوں کو اپنا غلام۔ جب تک جہانگیر نے سامان ڈگی میں رکھا، وہ محترمہ گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ چلو، کلی کے بعد اب شوفر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ جہانگیر کے چہرے کے زاویے تن گئے اور زبان بے قابو ہو گئی۔ آگے بیٹھو، مہارانی بن کر پیچھے بیٹھ گئیں۔ شوفر نہیں ہوں تمہارا، شہزادہ عالم جہانگیر صاحب بگڑ گئے۔ کیوں بیٹھوں آگے؟ شوفر نہیں ہو تو شوہر بھی نہیں ہو جو میں تمہیں یہ اعزاز بخشوں۔ ملکہ رانی نے چمک کر جواب دیا۔ استغفر اللہ، مجھے اس اعزاز کی ضرورت بھی نہیں، دنیا کی آخری لڑکی ہوگی تب بھی نہ کروں تم سے شادی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی دونوں کی لڑائی سٹارٹ ہو گئی۔ آخری لڑکی کی نوبت تو بہت آگے کا معاملہ ہے، اس وقت جو لاکھوں کروڑوں لڑکیاں ہیں ان میں سے کسی ایک سے کر کے دکھا دو شادی، ملکہ عالیہ نے چڑھانے والے انداز میں چیلنج دیا تھا۔ الحمدللہ، ایک سے ایک رشتہ، ایک سے ایک لڑکی موجود ہے میرے لیے، بس میری ہاں کی دیر ہے۔ جہانگیر نے گردن اور کالر دونوں اکڑائے۔ نور جہاں کے لبوں پر بڑی زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ چھوکری تبھی ملتی ہے جب نوکری موجود ہو، 1 سال میں 3 نوکریاں چھوڑنے والے کو کون قبول کرے گا؟ ملکہ عالیہ سے وہ جیمز بانڈ کی جانشین بن گئی، جسے وہ ساری خفیہ معلومات تھیں جو جہانگیر کی ذات اور ذاتیات سے متعلق تھیں۔ جہانگیر کی بھویں تن گئی۔
چابی اگنیشن میں لگائی تھی مگر اسے گھمانے سے قبل خود اپنا دماغ گھوم گیا۔ اسے یہ اطلاعات کون فراہم کرتا ہے؟ نوکری کرنا یا چھوڑنا میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں دلچسپی لینے کی اور مداخلت کرنے کی اور طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر نے چابی گھمائی، گاڑی سٹارٹ کی اور اسے یوں بھگایا کہ 40 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے ہو گیا۔ اکبر اعظم ہمیشہ کی طرح اپنی لائق فائق، خوش اخلاق، ملنسار اور جانے کون سی خوبیوں کی مالک بھتیجی پر بری طرح قربان ہوئے جا رہے تھے اور اس کی تعریفوں کے پلندے باندھتے ہوئے بیٹے کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے، اور والد صاحب کی یہی عادت جہانگیر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بے شک بھتیجی کی تعریف میں وہ پورا دیوان قصیدوں سے بھر دیں، مگر اس کے ساتھ موازنہ کر کے بیٹے کو کیوں ڈی گریڈ کرتے ہیں؟ بارہا ماں سے احتجاج کر چکا تھا۔ وہ اگرچہ نور جہاں کو پسند کرتی تھی مگر بیٹے کے اس دکھ میں برابر کی شریک تھیں اور کئی بار مجازی خدا کو سمجھا چکی تھیں، مگر شوہر نامدار اپنی عادت سے مجبور تھے۔ دونوں بچوں کے بچپن سے کرتے آ رہے تھے، یعنی موازنہ جہانگیر اور نور جہاں کا۔ اتنے برسوں بعد کیسے چھوڑ دیتے؟ بچے بڑے ہو گئے تھے مگر وہ بڑے نہیں ہوئے۔ امی نے کھانے پہ کافی اہتمام کیا تھا، جیسے ایک مہمان نہ ہو بلکہ پورا کنبہ آیا ہو۔ یہی بات جہانگیر نے ان سے کہہ دی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا تھکنے کی؟ ایک آدھ ڈش بنا لیتی، کچھ بازار سے آ جاتا۔ آج تو آپ کی ہیلپر بھی بیمار ہے، اکیلی ہی لگی رہیں۔ ڈش اور باؤل میں پکوان نکالتی ہوئی امی مسکرا دیں۔ میں نے صرف پلاؤ بنایا ہے اور سلاد رائتا، باقی سب تمہارے ہاتھ کی بنی چیزیں ہیں جو فریز تھیں، میں نے نکال لی۔ حلیم میں دوبارہ تڑکا لگا دیا، بالکل فریش ہو گئی۔ ریشمی کباب بنے رکھے تھے، بس فرائی کیے ہیں۔ کھڑے مسالے کا قیمہ تو رات میں ہی بنایا تھا، اسے بھی رینیو کیا ہے، اور ڈیزرٹ میں آئس کریم ہے۔ امی نے مزے سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ میری سوگھڑ اور پیاری امی، کھانوں کو زیادہ دن فریز نہیں کیا کریں، ذائقہ اور فائدہ دونوں یا تو کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، جہانگیر نے ملائمت سے ماں کو سمجھایا۔ وہ فقط ایک اچھا شیف ہی نہیں تھا بلکہ غذا اور غذائیت کا ماہر بھی تھا، ہیلتھ اور ڈائٹ کانشیس تھا، اور اس پرانے مقولے پر یقین رکھتا تھا کہ کھانے کے لیے مت جیو بلکہ جینے کے لیے کھاؤ۔ ایک سال میں 3 نوکریاں لگنے اور چھوڑنے کا سبب بھی یہی تھا۔ وہ جہاں بھی کام کے لیے گیا، ہر جگہ ناقص اور غیر معیاری اشیاء استعمال ہو رہی تھیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ شیف جہانگیر کا اعتراض یا تو چٹکیوں میں اڑا دیا جاتا یا ہوا میں۔ مالکان اگر درجہ اول کا سامان استعمال کرتے تو منافع درجہ دوم بلکہ سوم میں چلا جاتا۔ پھر اتنی مغز ماری اور کھٹکھیڑ پھیلانے کا فائدہ؟ اور جب شیف صاحب کا اصرار زور پکڑتا تو مالکان کی طرف سے انہیں بسط عزت و احترام رخصت کر دیا جاتا۔ ایک تو مشورہ دے کر رخصت کیا تھا کہ آپ اپنا ذاتی ڈھابہ کھول کر عوام کو صحت بخش غذا مہیا کریں، پھر لگ پتہ جائے گا۔ اس مشورے پر عمل کرنا جہانگیر کی دلی خواہش تھی اور ایک عرصے سے تھی، مگر اس کا ذاتی بینک بیلنس چیل کا گھونسلہ تھا جس میں ماس کا کیا کام۔ والد صاحب اکبر اعظم کا خزانہ بھی اگرچہ کوئی لبالب بھرا ہوا نہیں تھا مگر معقول تھا، مگر جہانگیر کو یہ بات بڑی نامعقول معلوم ہوتی تھی کہ وہ اپنے بزنس کے لیے والد صاحب سے رقم لے، وہ بھی ایسے والد محترم جو اپنے بیٹے کے ہنر، صلاحیت اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اسے نائیوں اور عورتوں کا کام قرار دیتے تھے۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان اختلاف یا جنریشن گیپ کی ایک بڑی وجہ یہی تھی۔ مغل نسل کے چشم و چراغ کو یہ پیشہ زیب دیتا ہے۔ رات کے کھانے پر اکبر اعظم بھتیجی کا انٹرویو لے کر تازہ ترین معلومات حاصل کر رہے تھے۔ جب گھر بھر اور خاندان بھر کی خبریں ختم ہو گئیں تو ذاتی انٹرویو شروع ہو گیا۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی۔ جہانگیر پہ ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے نور جہاں کے لبوں پر ڈراؤنی نہیں تو چڑاؤنی مسکراہٹ ضرور تھی۔ جہانگیر نے گریجویشن کے بعد ماسٹرز کرنے کے بجائے مختلف کوکنگ کورسز کرنے شروع کر دیے تھے۔ تجربہ اور مہارت لڑک پن سے تھے جب ماں کے ساتھ ساتھ کچن میں گھسا رہتا تھا۔ شوق جب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو مزید محنت اور کورسز کر کے اپنے ہنر کو سرٹیفائیڈ کر لیا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ابو نے دوسری بار پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ فوڈ سائنس۔ ہیں؟ کھانے کی بھی کوئی سائنس ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، یہ وہ آرٹ ہے جس کی اپنی ایک الگ سائنس ہے۔ نور جہاں بڑے مزے سے جواب دیتے ہوئے اتنے ہی مزے سے ماش کی دال کھا رہی تھی جو امی کی خاص فرمائش پر جہانگیر نے بنائی تھی۔ ارے بھائی، یہ کیا تم دال کھا رہی ہو؟ یہ لو، یہ فش کھاؤ اور یہ پلاؤ۔ امی جان بہت اچھی انسان ہونے کے ساتھ بہت اچھی میزبان بھی تھیں۔ بڑی امی، میں نے سب کھایا ہے اور ہر چیز بہت ٹیسٹی ہے، اس دال سمیت، تبھی تو کھا رہی ہوں۔ ماسٹرز کے بعد کیا ارادے ہیں؟ ابو جان نے پلیٹ میں چاول نکالے۔ ان کا کھانا اور انٹرویو ابھی باقی تھا۔ انشاءاللہ ایم فل کروں گی۔ اچھا؟ ابو نے ملامتی نگاہ بیٹے پر ڈالی۔ نالائق، فقط 14 جماعتیں پڑھ کر سمجھتا ہے بڑا تیر مار لیا۔ اقبال کو غور سے پڑھ لیتا تو شاید عقل آ جاتی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ گریجویشن کے بعد بھی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، بلکہ کی جا سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کل تو 16 جماعتوں کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔
ابو کی ملامتی نگاہوں نے بیٹے کے چہرے کا طواف کیا جو کھانے کے ساتھ ساتھ پیچ و تاب بھی کھا رہا تھا اور پانی کے ساتھ بالترتیب غصے اور صبر کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ یہی تو ایم فل کے بعد میرا ارادہ ہے پی ایچ ڈی کرنے کا۔ ملکہ عالیہ شیخ چلی کا روپ دھار کر اپنے مستقبل کے منصوبے بیان کر رہی تھیں۔ ادھر شہزادے جہانگیر کا دل چاہ رہا تھا کہ منصوبوں کے انڈوں کے ساتھ ساتھ اس لیڈی شیخ چلی کا سر بھی توڑ دے جو باتیں یہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد طنز اور فلتانوں کے تیر والد محترم نے برسانے ہی برسانے تھے، مگر بھلا ہو پیاری امی کا درمیان میں بول پڑی، پڑھائی کرتی رہو گی تو شادی کب کرو گی؟ شادی کا کیا ہے، جب اور جہاں نصیب میں ہوگی ہو جائے گی۔ نور جہاں نے لاپرواہی سے کہا، اللہ کرے ایسا شوہر ملے جو دماغ درست کر دے اس ملکہ عالیہ کا۔ جہانگیر کے دل سے بد دعا نکلی، بچپن کے دکھے دل سے بھلا اور کیا نکلتا۔ کھانے کے بعد اکبر اعظم نے کافی کی فرمائش کی تھی۔ امی اور مہمان نے انکار کیا تھا، نہ چائے نہ کافی۔ کافی بنا کر والد صاحب کی خدمت میں پیش کی تو مہمان پہلے سے وہاں موجود تقریباً سرگوشیوں میں انہیں جانے کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ جہانگیر کی قدم رکھتے ہی سرگوشی کی جگہ خاموشی نے لے لی۔ پھاپا کٹنی کہے گی۔ جہانگیر نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورا، پھر کنکھیوں سے والد صاحب کے تاثرات دیکھے جو یقیناً زیادہ خوشگوار نہیں تھے، اور پھر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو لہجے میں نرمی اور خیر سگالی کا جذبہ بھی موجود نہ تھا۔ دیکھ لو ایسی ہوتی ہے اولاد، پڑھ لکھ کر باپ کا نام روشن کر رہی ہے۔ ایک تم ہو، اچھا بھلا آئی ٹی پڑھ رہے تھے، ماسٹرز کرنے کے بجائے روٹی ہنڈیا میں لگ گئے۔ والد صاحب کا طنز ختم ہوا تو بیٹے کو پتنگے لگ گئے۔ پھاپا کٹنی کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس ملک میں انٹرنیٹ سے زیادہ سپیڈ لوگوں کے کھانے کی ہو وہاں آئی ٹی ایکسپرٹ کے بجائے شیف بننا زیادہ مفید ہے۔ پتہ نہیں لہجہ زیادہ آگ بگولا تھا یا آنکھیں زیادہ خونخوار تھیں، ملکہ عالیہ نے وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ قبلہ والد صاحب کافی کے گھونٹ پی کر لیکچر دیتے رہے اور یہ لیکچر سن کر جہانگیر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ کافی کا خالی مگ لے کر کچن میں گیا، اسے دھو کر رکھا۔ کچن سے نکل ہی رہا تھا کہ مہمان نے آ کر فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی۔ اس سے بہتر موقع کیا ملتا؟ جہانگیر نے اپنے لہجے، آواز اور آنکھوں کو آخری حد تک آگ بگولا اور خونخوار کیا اور شروع ہو گیا، بات سنو، مہمان بن کر آئی ہو نا تو مہمانوں کی طرح ہی تمیز، تہذیب اور خاموشی کے ساتھ رہو اور چھٹیاں گزار کر چلتی بنو۔ خبردار جو اب میرے باپ کے کان بھرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی دھمکی میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے جہانگیر نے اپنی انگلی بھی تیر کی طرح سیدھی اس کی طرف کی۔ نور جہاں نے اپنی کٹیلی نگاہیں اس پر گاڑیں اور اس کے جیسے خونخوار انداز میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں مہمان نہیں ہوں، یہ میرے دادا کا گھر ہے، لہٰذا مجھ سے تمیز، تہذیب اور خاموشی کی درخواست، فرمائش اور توقع رکھنا فضول ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں تو اپنی مرضی سے ہی جاؤں گی، چاہے چھٹیاں ختم ہونے سے 1 ماہ پہلے جاؤں یا چھٹیاں ختم ہونے کے کئی ماہ بعد بھی نہ جاؤں۔ تیسری بات یہ کہ مجھے کسی کے کان بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہاری اپنی حرکتیں کافی ہیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے اس نے اپنی انگلی کو تلوار بنا کر جہانگیر کی طرف رخ کیا، اور خبردار جو مجھے دھمکانے کی کوشش کی تو وہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد بھی جہانگیر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاتھ ہلا کر اس نے جیسے کان کے پاس سے مکھی سی اڑائی۔ جواب میں جاتے جاتے نور جہاں نے اپنی 2 انگلیاں پہلے اپنی طرف کی، پھر اس کی آنکھوں کی طرف، جس کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ دیکھ لوں گی تمہیں۔ جہانگیر کوئی بے وقوف تو نہیں تھا، مطلب سمجھ گیا اور تیزی سے جاتی ہوئی نور جہاں کو ترنت جواب دیا، وہ بھی بآواز بلند، زیادہ غور سے مت دیکھنا ورنہ دل آ جائے گا مجھ پر۔ نور جہاں کے قدموں کو ایک لمحے کے لیے بریک لگا، وہ مڑی، چہرے پہ وہی تپا دینے، جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً جواب دینے کے لیے رکنے کی زحمت کی تھی۔ کسی بندر، لنگور یا لکڑ بھگے پہ دل آ سکتا ہے مگر تم پر نو وے۔ اتنے جھٹکے سے گردن موڑی تھی کہ تراشیدہ بال یو ٹرن لے کر لہرائے اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے شانے سے گردن تک لپٹ گئے۔ تھوڑے اور لمبے ہوتے تو انہی کی گرہ لگ کر کام تمام ہو جاتا۔ جہانگیر نے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے خواہش کی، ویسے جس اچھے بھلے لڑکے کو لسٹ میں بندر، لنگور یا لکڑ بھگے کے بعد نہ رکھا جائے، اس کی یہ خواہش ہو سکتا ہے جائز ہو۔ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیتے ہوئے اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش میں مصروف وہ سوچ رہا تھا کہ آج پہلا دن تھا، آنے والے باقی دن کیسے گزریں گے۔ ناشتے کے بعد اکبر اعظم اخبار بینی میں مصروف ہو گئے۔ ملک کے خداداد سمیت دنیا بھر کی خبروں سے آگاہی کے بعد حسب توفیق جلنے کڑنے کے بعد انہیں اچانک ہی خیال آیا، ارے بھائی بیگم، بجلی کا بل دیا تھا آپ نے مجھے، پتہ نہیں کہاں رکھ کے بھول گیا۔ آخری تاریخ کیا تھی؟ بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو، پرسوں تھی آخری تاریخ۔ بیگم صاحبہ نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا۔ پرسوں؟ پھر کیا کیا بل کا؟ اکبر اعظم اچھل پڑے۔ کیا کرنا تھا بل کا؟ تعویذ بنا کر تو پہننا نہیں تھا، ظاہر ہے بھر دیا۔ بیگم کی اطلاع پر انہیں ذرا قرار آ گیا۔ شکر ہے، ورنہ مجھے تو اگلا بل آنے تک ٹینشن ہی رہتی۔
जहांगीर ने भर दिया था ऑनलाइन अपने अकाउंट से। अम्मी ने मज़ीद तफसील बताने में दरअसल बेटे का कारनामा बयान किया, जिसे सुनकर वो एक लम्हे को खुश हो गए। नौकरी तो है नहीं साहबजादे के पास, अकाउंट में पैसे कहाँ से आ गए? बेरोज़गार होने का ये मतलब नहीं है कि बेकार बैठा हुआ है, ऑनलाइन काम तो चलता ही है। इस वक्त भी एक ऑर्डर आया हुआ है ऑनलाइन, उसकी तैयारी कर रहा है किचन में। एक तो ये ऑनलाइन पर काम ने इंसान को हाथ पैर इस्तेमाल करने भुला दिए। अब्बू जान बड़बड़ाए, मेरा बच्चा तो अपने हाथ पैर इस्तेमाल करके काम कर रहा है। थोड़ा दिमाग और अकल भी इस्तेमाल कर लेता तो आज IT कर चुका होता। कहीं शादी की बात चलाते, रिश्ता देते तो फ़ख्र से बताते कि बेटा IT एक्सपर्ट है। अब क्या बताएं कि बेटा रोटी हंडिया एक्सपर्ट है। आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए फ़ौरन हाँ कर देती हैं जो खुद पहले से ही किचन में मौजूद होते हैं। बीवी को ख्वार नहीं होना पड़ता। अम्मी ने इंकशाफ किया, इसमें ख्वारी की क्या बात है? ख़वातीन किचन में काम नहीं करेंगी तो क्या फ़िज़ा में हवाई जहाज़ उड़ाएंगी? आजकल ख़वातीन ये दोनों काम कर रही हैं। जिसे किचन का शौक़ है वो किचन में मौजूद है। नूरजहां ने उनकी बात का जवाब दिया था और अब सोफ़े पर बैठी थी, टांग पर टांग रखे। इस वक्त उसे देखकर 2 ही अल्फाज जहन में आ रहे थे, खूबसूरत और पुरएतमाद। अकबर आज़म अपने बेटे और भतीजे को लेकर मुस्तकबिल के सुहाने सपने देख रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को कैसी खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। अब चूँकि इस वक्त उनके दिमाग में ये बात बड़ी शिद्दत से आ रही थी कि अभी अभी इस मौजू पर बेगम साहिबा से बात की जाए। नूर बेटा, चाय बनानी आती है? मोबाइल स्क्रीन में गर्क नूरजहां से उन्होंने बड़े प्यार से इस्तफसार किया। ऑफ कोर्स बड़े अब्बू, अब मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ किचन के मामलात में। नूरजहां अपने मोबाइल समेत उठ गई। किचन में जहांगीर मौजूद था। काउंटर पर कई सब्जियां, मसाले, गोश्त सजे हुए थे। जहांगीर चूल्हे के आगे खड़ा कुछ भून रहा था। बड़े अब्बू के लिए चाय बनानी है मुझे, सामने से हटो। चाय? जहांगीर ने भवें स्केड़ी, बनानी आती है? तुम्हें इंटरव्यू देने नहीं आई। नूरजहां ने सॉस पैन में चाय का पानी रखा। अब्बू दूध पत्ती पीते हैं। जहांगीर ने सॉस पैन का पानी सिंक में उंडेला और उसमें दूध डालकर चूल्हे पर रखा। नूरजहां ने एक कटीली निगाह डाली। ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चाय की पत्ती और चीनी के डब्बे केबन से निकालते हुए मतनबा किया, मगर जहांगीर बाज नहीं आया। फिर बोल पड़ा, चीनी बराए नाम, अब्बू को शुगर बताई है डॉक्टर ने, वो परहेज़ नहीं करते मगर मैं करवाता हूँ। नूरजहां ने दूध में चीनी पत्ती डाली और जीन्स की जेब से मोबाइल निकालकर ऑन किया और स्क्रीन देखने लगी। अपना ध्यान चाय पर रखो, उबल जाएगी। शट अप। नूरजहां ने बेआवाज़ फ़कत होंठ हिलाए और दुश्मन को समझ में आ गई। कंधे उचकाकर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। केबन से मग निकालकर उसमें 1 चमचा नमक डाला, केटल में पानी गर्म होने को रखा और फ्रिज में लीमू देखने लगा जो उसे नज़र नहीं आ रहे थे। इतनी देर में चाय उबल गई थी। नूरजहां ने बर्नर बंद किया, मग करीब ही रखा था, उस पर छलनी रखी और चाय उंडेल दी। इस सारे अमल में ध्यान चाय की तरफ कम था, स्क्रीन की तरफ ज़्यादा। मग लेकर वो किचन से बाहर जा रही थी। जहांगीर फ्रिज से लीमू निकालकर पलटा और काउंटर की तरफ आया। केटल में पानी गर्म हो चुका था। पानी डालने के लिए वो मग देख रहा था जिसमें अभी नमक डालकर रखा था। नमक और लीमू मिला नीम गर्म पानी वो अक्सर दिन में 1 बार इस्तेमाल करता था, कभी सुबह वरना कभी किसी भी वक्त। मगर इस वक्त वहाँ मग कहाँ था? जहांगीर की निगाहें इधर उधर देख रही थी और अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। वो किचन से बाहर लपका, लाउंज में पहुंचा मगर देर हो चुकी थी। अकबर आज़म मग हाथ में पकड़े चाय का घूंट भरने ही वाले थे और जहांगीर के पुकारने से पहले ही उन्होंने घूंट भर लिया। उफ़, उनके चेहरे के तासुरात। जहांगीर ने आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ बड़े अब्बू? नूरजहां घबराकर उनकी तरफ लपकी, मगर इससे पहले वो वाश बेसिन का रुख कर चुके थे। जहांगीर ने तासुब से सर हिलाते हुए किचन का रुख किया। वो 4 मिनट बाद ही दंदनाती हुई आ गई। ये तुम्हारी हरकत थी ना, तुम्हारी तरह इंतहाई चीप। जहांगीर ने उसकी शरारे उगलती ज़ुबान और अंगारे चबाता मुँह देखा। इत्मीनान से भुने मसाले में चिकन डाली और चमचा चलाते हुए बेहद ठंडे लहजे में गोया हुआ, अगर मोबाइल से निगाहें हटाकर मग देख लेती तो नज़र आ जाता कि उसमें पहले से ही नमक मौजूद है, जो तुमने जानबूझ के डाला था। तुम्हें पता था कि मैं उसमें चाय निकालने वाली हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लेवल की हरकतें करने की। फ़िज़ा में मसाला भूनने की खुशबू बड़ी इश्तिहा अंगेज़ थी, मगर लहजों और लफ्ज़ों में बड़ी तलखी और कड़वाहट थी। हाँ, मेरे लेवल तक तो तुम कभी पहुँच ही नहीं सकते। और जहाँ तक ज़रूरत की बात है तो बचपन से करते चले आ रहे इसी किस्म की हरकतें। एक बार तुमने मेरी नई फ्राक कैंची से काट डाली थी और मेरे बाल भी काट कर ख़राब कर दिए थे, क्योंकि तुमने मुझे इम्तिहान के दिनों में क्रिकेट खेलने पर और रात देर से घर आने पर अब्बू से चुगली लगाई थी और उन्होंने उसी बैट से मेरी मार लगाई थी। मैंने चुगली नहीं लगाई थी, वो खुद ही उधर उधर से तुम्हारी रिपोर्ट लेते आए थे और उन्हें इस काम पे कौन उकसाता था अपना झूठा सच्चा रिजल्ट बताकर। ओह हेलो, मैंने कभी झूठा रिजल्ट नहीं बताया। शुरू से ही स्टार स्टूडेंट थी। पूरे स्कूल और ख़ानदान में मेरी सलाहियत और काबिलियत के चर्चे थे। देखने और सुनने में तो कोई काबिलियत सलाहियत नज़र नहीं आती।
हंडियर में डोई चलाने वालों को कहाँ से नजर आएगी तालीमी काबिलियत और इल्मी सलाहियत। तुम जहांगीर ने कफकीर को तलवार की तरह लहराया। तुम इंतहाई मोहतरम और मोजिज़ हुनर का मजाक उड़ा रही हो, जिसके ज़रिए भूखे लोग अपना पेट भरते हैं। जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते वो यही काम कर लेते हैं। शट अप, यू शट अप। चलो निकलो यहाँ से, काम करने दो मुझे। नहीं जाती, मेरे दादा का घर है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। तुम्हारे दादा का घर अब कब्रिस्तान में है, वहीं पहुँचा दो तुम्हें भी। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? वो लाल पीली होकर आगे बढ़ी। तभी अम्मी किचन में दाखिल हुई। लाउंज तक उनकी आवाज़ें आ रही थीं। मजबूरन उन्हें खुद उठकर आना पड़ा। क्या बात है भाई, क्या हो गया? बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। बड़ी अम्मी, ये मुझे कब्रिस्तान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। अम्मी, इसे यहाँ से ले जाएं वरना मैं सचमुच ज़रूर पहुंचा दूंगा वहीं। काम कर रहा हूँ मैं। आ गई कहीं से दुनिया जहाँ की फारिग, फालतू, बेकार, निकम्मी, नाकारा। ये देखें, सुन रही हैं आप? घर आए मेहमान को कोई इतनी बातें सुनाता है, ऐसे इंसल्ट करता है। बड़ी अम्मी के सामने नूर जहाँ की आवाज़ और आंखें भीगने लगीं। जहांगीर, बस कर दो, तुम भी बहुत ही बोलते हो। चलो आओ नूर, तुम मेरे साथ चलो। अम्मी ने सीज़ फायर की कोशिश की। थोड़ी देर पहले आप होती ना यहाँ तो मोहतरमा के अल्फाज और अंदाज भी मुलाहिजा कर लेती। जहांगीर ने कढ़ाई का ढक्कन ढककर आंच धीमी की। अच्छा बस, अब ख़त्म करो बात को। नूर जहाँ का हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ ले गई, वरना ये तीसरी जंग अजीम जाने कब तक चलती। अकबर आज़म जाने किस गहरी सोच में गलताओं पेचा थे। इस वक्त तो मोबाइल भी हाथ में नहीं था। इसका वाज़े मतलब था कि कोई संजीदा और गंभीर मामला है। खैरियत है? वो साड़ी का पल्लू संभालती हुई सोफे पर बैठ गई। एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे, मगर याद नहीं आ रही। कब से बैठा यही सोच रहा हूँ। मजाजी खुदा ने अपना मसला बयान किया। सोचते रहिए, याद आ ही जाएगी। क्या बात थी? बेगम साहिबा मुस्कुराईं। शोहरे नामदार की याददाश्त भी अजीब मौमा थी। भूलने पर आते तो कभी अपना नाम भी भूल जाते। वैसे अपने बचपन की जाने कितनी बातें थी जो हमेशा याद रहती थीं। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने बगौर बेगम की तैयारी देखी। खूबसूरत और खुशरंग साड़ी में मलबूस, बालों को सलीके से जोड़े में समेटा हुआ था, चेहरे पर तरीके से मेकअप किया था। मिसिस हमदानी ने बुलाया था अपनी पोती के अकीके में, वहीं जा रही हूँ। मिसिस हमदानी? वो जिनके शोहर ठेकेदार हैं? वो तो मिसिस हाशमी हैं। हमदानी साहब तो आपके साथ थे ना, आपसे सीनियर थे। अच्छा, वो उनकी एक बहन ने शादी नहीं की थी। बड़ी पुरकशिश खातून थी, लेक्चरार थी कॉलेज में। ड्रेसिंग सेंस गज़ब का था। हमारे एक दोस्त ने बहुत सर मारा मगर वो पत्थर उसमें जोंक ना लगी। अकबर आज़म ऐसे रवां हुए कि बेगम साहिबा ने घूर के देखा। माशाल्लाह, वैसे तो याददाश्त का यह आलम है कि अपनी बीवी की शक्ल भी याद नहीं रहती, कहाँ दूसरों के मुतल्लिक इतनी तफसीलात याद हैं। देखो ज़रा, मैं खुद हैरान हूँ। आखिर ये क्या मामला है? अकबर आज़म बेचारे गड़बड़ा से गए। दिल की तरह दिमाग का भी अजब गोरख धंधा है। जो कुछ याद रखना चाहो या करना चाहो वो याद नहीं रहता, मगर और जाने क्या क्या ज़रूरी गैर ज़रूरी मामलात दिमाग की शाहराहों पर साइन बोर्ड की तरह रोशन रहते हैं। चलें बड़ी अम्मी, मैं तैयार हूँ। नूर जहाँ आ गई चमकती दमकती नक्सक से तैयार। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खड़ी हुई और यकदम ही अकबर आज़म के दिमाग में एक बचा हुआ साइन बोर्ड पूरी आबोताब के साथ रोशन हुआ। उन्हें याद आ गया था कि वो क्या भूल रहे थे। बेगम साहिबा के आने तक उन्होंने मोबाइल में टाइप कर लिया ताकि दोबारा ना भूल जाएं कि बात बहुत अहम और ज़रूरी थी। नूर जहाँ घर से निकलते वक्त बहुत खुश और मुतमईन थी। नमक मिली चाय की वजह से जो खिफ़्फ़त, नदामत और शर्मिंदगी हुई थी उसका अजाला करके दिल मारे खुशी के झूम झूम जा रहा था। काश उस बागर बिल्ले का चेहरा देख सकती, मज़ा ही आ जाता। मगर खैर, मज़ा तो अब भी आएगा जब वो चालाक लोमड़ अपनी फेवरेट शर्ट को हाल से बेहाल देखेगा और जो कुछ वो तसव्वुर में अपने ख्यालों में देखकर सोचकर खुश हो रही थी वो अमली तौर पर वकूफ़ पजीर हो चुका था। अपनी पसंदीदा और तकरीबन नई शर्ट का हाल देखकर जहांगीर वाकई सख्ते में आ गया था। रंग बिरंगे मार्कर से शर्ट पर जो ड्राइंग की गई थी वो सचमुच बहुत खूबसूरत थी, दाद के काबिल, मगर शर्ट अब पहनने के काबिल नहीं रही थी। ठीक है चालाको मासी, यूँ है तो यूँ ही सही। अब देखना अपनी बेज़ुबान मजलूम शर्ट का इंतकाम कैसे लेता हूँ। जहांगीर ने खड़े खड़े मुंह पे हाथ फेर के बदले का अज़म किया और अगले आध घंटे के अंदर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। एक लड़की की पहली मोहब्बत मोबाइल और दूसरी मोहब्बत क्या है? ज़ाहिर है मेकअप। इस तोते में उसकी जान है, लिहाजा पहली मोहब्बत तो नूरजहां अपने साथ ले गई थी। दूसरी मोहब्बत के साथ जहांगीर ने वो सलूक किया जो अकबर बादशाह और शहजादे ताजो तख्त के लिए अपने करीबी रिश्तों के साथ करते थे, यानी नीचा दिखाना, नीस्तो नाबूद कर देना, खात्मा कर देना। ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिल सकी उसे, बस ड्रेसिंग टेबल पर जो कुछ नज़र आया, एक दो किट्स थीं जिनमें खूबसूरत रंग सजे हुए थे, एक दो चीज़ें और
जहांगीर ने आराइश के तौर पर रखा जाने वाला कांच का खूबसूरत सा बाउल उठाया, उसमें पानी डाला और पानी में वो सामान जिनकी मदद से एक चुड़ैल भी हूर बन जाती है। पानी में घुलते मिलते रंगों को देखकर ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि वालिद साहब की आवाज़ आ गई। जी। जहांगीर उनके पास पहुंचा तो वो अपना मोबाइल और मसला लेकर बैठे थे। ज़रा देखो, इसमें फिर गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं ये ऐप्स कैसे गायब हो जाती हैं और कहाँ। अलार्म बेवक्त बज रहा है और कई चीज़ें हैं खुद ब खुद आ जाती हैं, खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। इसे बेचकर दूसरा ख़रीद लें, बहुत ही ट्रबल करने लगा है अब। जहांगीर मोबाइल चेक कर रहा था और अचानक ठिठक गया। जहांगीर और नूर जहां की शादी की बात करनी है। ये क्या है? जहांगीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, लिहाजा वालिद मोहतरम की निगाहों के आगे मोबाइल स्क्रीन की। क्या है ये? अपनी ऐनक आंखों पर बैलेंस करते हुए अब्बू जान ने गौर से स्क्रीन देखी, फिर जहांगीर को देखा जिसके चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। ये मैंने लिखा था अपनी याददाश्त के लिए, कहीं भूल ना जाऊँ। तुम्हारी माँ से बात करनी थी ना? क्यों? जहांगीर को जैसे किसी ने बहुत सारी मिर्चें खिला दी थी। क्यों का क्या मतलब भाई? तुम्हारी शादी करनी है या नहीं? अगरचे रोज़गार तो अभी तक ढंग का नहीं है तुम्हारा, मगर मैंने सोचा कि जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर ही जाओगे। पहली बात तो ये कि मेरा रोज़गार अच्छा भला ठीक ठाक है, जॉब ना भी हो तब भी ऑनलाइन और वैसे भी इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि माकूल आमदनी हो जाती है। जहांगीर बुरी तरह झल्ला गया। और दूसरी बात यह कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। अकबर आज़म ने नाखल्फ, गुस्ताख और ज़ुबान दराज बेटे को सर से पाँव तक देखा। तुम किस खेत की मूली हो जो पसंद और नापसंद का इख्तियार अपने पास रख लिया? अब्बू का इत्मीनान और एतमाद हाई लेवल पर था। तो फिर किसे है ये इख्तियार? हमें। शादी किसकी होनी है? ज़ुबान दराज बेटे का एक और सवाल। मैं इस मौजू पर तुम्हारी माँ से बात करूँगा और वो तुम्हें बता देगी। इस बार झल्लाने की बारी वालिद मोहतरम की थी। कि आजकल की नस्ल खुद को तुर्रम खान समझती है या फिर सिकंदर आज़म। भले से अपने शहर से बाहर कदम भी ना रखा हो, मगर एटीट्यूड ऐसा जैसे आधी नहीं बल्कि पूरी दुनिया फतह कर ली हो। क्या बात? जहांगीर महाज पर डटा हुआ था। इतनी मुस्तकिल मिजाजी और दिलचस्पी साबित कदमी मुलाजमत में दिखाते तो एक साल में 3 बार मुलाजमत छोड़ने की नौबत ना आती। वालिद मोहतरम के तंज पर बेटे की आंखें फट गईं। हमारे आबाओ अजदाद में से किसी बादशाह ने अपने सपूत को ये ताना नहीं दिया होगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है साहबजादे कि हमारे आबाओ अजदाद ज़ुबान के बजाय तलवार से बात करने के आदी और धनी थे। आपने भी इस वक्त ज़ुबान को तलवार की तरह इस्तेमाल किया है। साहबजादे के चेहरे पर रंजीदगी भी थी और संजीदगी भी। अच्छा, अब तो मेरा मोबाइल ठीक कर दो, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। उस फितनी को निकाल कर, जहांगीर ने दिल ही दिल में कहा और मोबाइल का फॉल्ट ढूंढने लगा। वालिद मोहतरम ने गौर से बेटे को देखा। अच्छी भली लड़की है, मगर पता नहीं ये आजकल के बच्चों के दिमाग। अच्छी भली ज़िंदगी है, मगर बेमौत मारने पे तुले हैं, खुदा जाने ये आजकल के वालिदैन के दिमाग। बेटे की बातों से अकबर आज़म ज़रा खटक गए थे। रात में ही बेगम साहिबा से बात की और ज़ोर दिया कि नूरजहाँ के अम्मा बाबा से टेलीफोनिक रब्ता करके बात की जाए, मगर नूरजहाँ की मर्ज़ी भी तो मालूम हो। अम्मी जान उन दोनों टॉम एंड जेरी को अच्छी तरह जानती थीं, इसलिए सोच में पड़ गईं। मजाजी खुदा ने बेटे के साथ होने वाली गुफ्तगू बगैर सेंसर और फिल्टर के बता दी थी। अम्मी को खदशा था कि नूरजहाँ का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही ना हो, मगर अकबर आज़म बज़िद थे। बेटी की मर्ज़ी उसके वालिदैन पूछ लेंगे, अब मैं या तुम पूछें तो अजीब लगेगा ना। हाँ ये तो है, मगर आपका बेटा तो राज़ी नहीं, उसका क्या करेंगे? अम्मी ने अपनी तशवीश का इजहार किया। बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं साहबजादे। मैं भी पहले बिजनेस जमाने के चक्कर में था, शादी के नाम पर रस्सियाँ तुड़ा के भाग रहा था। वो तो अब्बा मियाँ ने ज़बरदस्ती पैरों में बेड़ियाँ डाल दी, फिर यह उम्र कैद भी अच्छी लगने लगी। मगर आपको मुझसे तो कोई बैर ना था, यहाँ तो ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। आज देखें क्या हुआ। नूरजहाँ ने नमकीन चाय का कसूरवार जहांगीर को ठहराया, बदले में उसकी इतनी अच्छी शर्ट खराब कर दी। जवाब में जहांगीर ने उसका मेकअप पानी में डुबो दिया। बचपन गुजर गया, मगर अब तक बच्चों की तरह लड़ते हैं। अम्मी ने सारी रुदात सुनाई, जिसे सुनकर अकबर आज़म ने मुस्कुराकर अपनी मूँछों को ताव दिया। फिर तो ये शादी ज़रूर होनी चाहिए बेगम। इन लड़ाइयों के पीछे कहीं ना कहीं प्यार छुपा है। मुझे नहीं पता भाई, आप सोच समझ कर फैसला करें। अम्मी ने सारा बार मजाजी खुदा के कंधों पर डाला और ख़ुद बरीउसिमा हो गई। मेकअप किट्स की बर्बादी पर नूरजहाँ का पारा वैसे ही आसमान को छू रहा था कि हैदराबाद से माँ की कॉल आ गई। उनकी बात सुनकर उसे मज़ीद पतंगे लग गए। साफ इनकार करें, मरकर भी ना करूँ उस लंगूर से शादी। मैं तो बड़े अब्बू और अम्मी की मोहब्बत में यहाँ आती हूँ, इस बंदर से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इतनी इमोशनल होकर हर मामले को हैंडल मत किया करो, अच्छी तरह सोच समझ लो फिर फैसला सुनाना। अम्मी ने सरजिंच की। जो फैसला आज और अभी है, 10 मिनट, 10 दिन, 10 महीने और 10 साल बाद भी यही होगा। इतना टाइम तो मैं तुम्हें नहीं दे रही,
बस 1 माह का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच समझ लो और फिर मैं तुम्हारे अब्बू के साथ कराची आऊँगी। जो बात होगी मिल बैठ कर लेंगे। आपको आना है आ जाए, मगर मुझे प्रेशराइज करने के लिए मत आइएगा। नूरजहां ने पहले ही माँ को वार्न किया। तुम्हारे हुमायूं चचा की कॉल आई थी, उनके बच्चे कराची आ रहे हैं अगले माह। हुमायूं भाई और भाभी भी आएंगे। अम्मी ने ऐसी इतला फराहम की कि वो एक्साइटेड हो गई। हैं, ज़ेब और बाबर आ रहे हैं? कब? सुना है इसी हफ्ते में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। फ़ोन बंद हुआ तो नूरजहां का मूड काफ़ी खुशगवार हो चुका था। ज़ेब और बाबर चचाजाद कज़न्स थे। अपने वालिदैन के हमरा 15 साल पहले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। इन 15 बरसों में 3-4 बार आए थे पाकिस्तान, आखिरी बार 5 साल पहले आए थे। बचपन में तो उन सब में वैसी यगानगत और गुर्बत थी, फिर फासले बढ़ गए। तालीम की मसरूफियात भी थीं, कभी कभार फेसबुक के ज़रिए राब्ता करके खैर खैरियत मालूम हो जाती थी। त्योहारों और सालगिरहों पर एक दूसरे को विश कर देते थे। चलो शुक्र है कुछ तो मज़ा आएगा, इसी एक इकलौते खड़ूस की शक्ल देखने से भी निजात मिल जाएगी। रात को नूरजहां सोने के लिए लेटी तो काफ़ी मुतमईन और खुश थी। मेकअप की बर्बादी का दुख भी ज़रा कम और मध्यम हो गया था। सुबह नाश्ता करने के दौरान नूरजहां ने मेहमानों की आमद के बारे में बताया तो अकबर आज़म और बेगम चौंक पड़े। मगर यहाँ तो कोई फ़ोन नहीं आया हुमायूं का। अम्मी ने भवें सुकेड़ी। हैं? अकबर आज़म ने ब्राउन ब्रेड का टुकड़ा बेदिली से तोड़ा और कुछ सोचने लगे। पहले तो वो साहबजादे पर झंझला रहे थे, जिसने मामूली सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर हर किस्म की चिकनाई पर पाबंदी लगाई हुई थी। सबसे पहले उस पाबंदी की जद में पराठे आए थे। लुकमा खाते हुए वो नूरजहां की इतला पर गौर कर रहे थे। दिमाग पर जोर दिया तो याददाश्त काम करने लगी। कुछ कुछ याद तो आ रहा था। मेरा ख्याल है 2-3 रोज़ पहले हुमायूं की कॉल आई थी मेरे पास। उन्होंने एतराफ़ जुर्म के अंदाज में आगाह किया। और आप अब बता रहे हैं? अगर नूरजहां जिक्र ना करती तो आपको याद ही नहीं आता। अम्मी का मिजाज बरहम हो रहा था। अब तो याद आ गया ना। उन्होंने बेगम साहिबा को कूल करने की कोशिश की और मज़ीद इतला दी। हाँ, याद आया। उसने बच्चों की आमद के बारे में बताया था, बल्कि ये भी कहा था कि दिन, तारीख और फ़्लाइट का वक्त सेंड कर देगा। अब्बू जान ने बोलते बोलते जहांगीर को मुखातिब किया। ज़रा कमरे से मोबाइल तो लाओ, मेरा चेक करो, हुमायूं का मैसेज होगा। जी अच्छा। जहांगीर कमरे से उनका मोबाइल उठा लाया। हद करते हैं आप भी, कितनी बार कहा है कोई भी ज़रूरी और अहम बात हो फ़ौरन मुझे या जहांगीर को बता दिया करें। आपकी तो याददाश्त माशाल्लाह मेरी समझ से बाहर है। दुनिया जहान की फालतू और फजूल बातें याद रहती हैं और याद रखने की बातें भूल जाते हैं। बेगम साहिबा नाश्ता भूल भाल कर बरहमी का इजहार कर रही थी। अकबर आज़म अपना सारा जाहो जलाल भूल कर कान लपेटे अपनी बीवी को सुन रहे थे। पाकिस्तान के मुताबिक 6 तारीख की सुबह 9 बजे फ़्लाइट पहुंचेगी कराची के कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहांगीर ने ऐलान किया। 6 तारीख तो आज है। नूरजहां के नाश्ता करते हाथ थम गए और घड़ी की सुइयों के मुताबिक 8:40 हो रहे हैं। इस बार तो हद कर दिया आपने। अम्मी ने इंतहाई मलामती नज़रों से शोहरे नामदार को देखा। अगले 10 मिनट बहुत हलचल और अफरा तफरी वाले थे। अम्मी ने जहांगीर के साथ नूरजहां को भी एयरपोर्ट जाने का हुक्म दे दिया। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना बचा हुआ नाश्ता खाया, कम निकला ज़्यादा, और फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकले। हमारा घर है या सराय, हैदराबाद हो या अमेरिका, सारे मेहमान यहीं आते हैं। जहांगीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बड़बड़ा रहा था। कैसी घटिया सोच है तुम्हारी, शर्म आनी चाहिए। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। वैसे तुम इतने ही आदम बेजार हो तो मार्स पर अपना घर बना लो। यहाँ क्यों रहते हो? वहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नूरजहां ने उसे लताड़ने के बाद मशवरा दिया। तुम्हें झेलनी पड़ती मेहमानदारी तो पता चलता। किसी के दादा का घर है, किसी के नाना का घर है, किसी के बाप का घर है, किसी के भाई का घर है। पूरा साल ये आबाई घर स्टेट गेस्ट हाउस बना रहता है। वैसे मुझे मेहमानों पर कोई एतराज़ नहीं, बशर्त ये कि वो अपनी ज़ुबानें अपने घर छोड़ कर आया करें। जहांगीर ने हिसाब बेबाक किया। जब इंसान के पास कोई दलील नहीं होती किसी को खामोश कराने की, तो वो दूसरे को गूंगा बनाने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। और अब थोड़ी देर के लिए आप गूंगी हो जाएं ताकि मेरा ध्यान ना भटके और हम जिंदा सलामत एयरपोर्ट पहुंच सकें। जहांगीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आधे घंटे बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए। ज़ेब-उन-निसा जो बचपन में ज़ेब और ज़ेबी थी, अब अमेरिका में फ़कत जी हो गई थी। और बाबर जो बचपन में बॉबी था, अब वो भी सिमट कर बी रह गया था। तुमने अपने बजाय अपने नाम को डाइटिंग करवा दी। जहांगीर ने बाबर के ज़रा भारी तनोतोश का जायज़ा लिया, जो ख़तरे के निशान से बहुत करीब था। यानी मुकम्मल मोटापा आया नहीं था, मगर आ रहा था। ज़ेबी और ज़ीब भाई से अभी काफ़ी पीछे थी, मगर नखरों में बहुत आगे। यहाँ तो बहुत ही गर्मी पड़ती है। छोटे से फ़ैन को चेहरे के सामने किया हुआ था, मगर ऊपर के पंखे और इस मिनी पैक पंखे दोनों की हवा उसके लिए नाकाफ़ी थी। लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक 3 से 4 वक्त थी, जिसके दौरान सोलर पर पंखे चलते थे, एसी नहीं। हाँ, दरअसल सूरज एयर कंडीशन नहीं है ना, गर्मी और धूप ही बरसाता रहता है।
नूर जहां ने ठंडा ठार स्क्वैश पीते हुए वैसे ही ठंडे लहजे में कहा। किचन में काम करते जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पिछले 3 रोज़ में 2 दिन तो मेहमानों ने जेट लीग में गुजारे, अपनी नींद पूरे करते रहे और आज जब आंखें खुली, पूरी तरह से खुल गईं तो जुबानें भी खुल गईं। जहांगीर खटाखट सब्जियां काट रहा था। अम्मी आ गईं, पैन में ऑयल डालकर गर्म होने को रखा और फ्रीज़र से कबाबों का पैकेट निकाल लिया। जहांगीर ने सवालिया निगाहों से माँ को देखा। कोई मेहमान आए हैं क्या? अरे तुम्हारे अब्बू से बड़ा मेहमान कौन है इस घर में? भूख लग रही है, चटपटा खाने को जी चाह रहा है। कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने सब्जियां खिला खिलाकर मुंह का जायका ख़राब कर दिया है। परहेज़ करवा रहा है या फाके? अम्मी ने पूरा अमुख्ता सुना दिया। जहांगीर की पेशानी शिकन आलूद हो गई। अपने मजाजी खुदा को समझाइए कि मर्ज़ का आधा इलाज परहेज़ है। बदपरहेज़ी के साथ कितनी ही दवाइयाँ खा लें, कोई अफाका ना होगा। जहांगीर ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। इस बार डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें। मानते कहाँ हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। अम्मी ने बेबसी से बेटे को देखा और फिर बंद चूल्हे को जिस पर उन्होंने ऑयल गर्म होने रखा था। 5 मिनट ठहर जाए, मैं करता हूँ अब्बू की भूख का इलाज। जहांगीर ने माइक्रोवेव की प्लेट ली, उसमें 4 कबाब रखकर ब्रश से ऑयल लगाया और उन्हें माइक्रोवेव में रख दिया। बन निकालकर ट्रे में रखा। सलाद का पत्ता बिछाकर उस पर गाजर, टमाटर, खीरे, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले। ताज़ा दही जो वो खुद घर में जमाता था मिट्टी की प्याली में निकाला। अब्बू की फेवरेट नारियल की चटनी रखी। इतनी देर में माइक्रोवेव की घंटी बज गई। कबाब निकालकर दूसरी प्लेट में रखे और सब कुछ एक बड़ी ट्रे में रखकर अम्मी के हवाले कर दी। साथ में हदायत भी दी, अब्बू से कहिएगा ये सलाद और दही पूरी ख़त्म होनी चाहिए। अम्मी ट्रे समेत चली गईं। वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बहुत ही रफ हुलिया था। रात की पहनी टी शर्ट और ट्राउज़र, बालों को कंघे के बजाय उंगलियों से संवारा गया था। हल्की सी बड़ी हुई शेव, माथे पर हल्की सी शिकन जो उस वक्त पड़ जाती थी जब वो किसी काम में बेहद मुनहमिक और मगन हो, जैसे कि कुकिंग के दौरान या अभी इस वक्त जब लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी निगाहें जमी हुई थीं। नूरजहां ने एक नज़र उसे देखा, होंठ सुकेड़े, कुछ सोचा, फिर दोबारा सोचा, उठने का इरादा किया, मगर कैसे कहूँ इस खड़ूस से। पहले ही दिमाग अर्शे मौला पर रहता है, अपने आप को बड़ी तोप शय समझता है। तारीफ़ कर दी तो खुद को एटम बम से कम नहीं समझेगा। नूरजहां ज़िंदगी की बड़ी कश्मकश में मुब्तला थी। तारीफ़ के चंद बोल कहने थे मगर बहुत ही भारी लग रहे थे। अकल कहती थी कि भूल कर भी मत करना, अपनी अना और नाक ऊंची ही रखो। ज़मीर मलामत कर रहा था, किसी के हुनर और मेहनत की सताइश उसका हक है और हक बहकदार रसीद अस्त। सोचते सोचते बिलाखिर ज़मीर ने अकल को पछाड़ दिया। वो उठ ही रही थी कि जी किसी नागहानी आफत की तरह नाजिल हुई और सीधी जहांगीर की तरफ बढ़ी और शुरू हो गई। कज़न, लंच में तुमने इतने मज़े की फ़िश खिलाई, ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। अपने फेसबुक पेज पर मैंने इतनी तारीफ़ की डिश की पिक भी डाली। बहुत लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, देखो। जोश व खरोश से बोलते हुए जी ने अपनी मोबाइल स्क्रीन जहांगीर की आंखों के सामने की। थैंक्स। जहांगीर ने कुछ देर मोबाइल स्क्रीन देखी, फिर अपने बालों में उंगलियां फंसाईं, सोफ़े की पुश्त से टेक लगाया और आंखें बंद कर लीं। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जी अपने मोबाइल से अब अपनी सेल्फ़ी ले रही थी। नूरजहां ने मुंह बनाकर उसे देखा। चुड़ैल कहेंगी, जो मुझे कहना था वो जल्दी से आकर उसने कह दिया। अब मैं अगर उसकी तारीफ़ करूंगी तो समझेगा कि मैं जी की नकल कर रही हूँ। नूरजहां झंझला गई। तुम्हारा भी तो कसूर है, एक जुमला कहने में घंटों लगा दिए। 3D वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने ख्यालात को फ़ौरन ही अमली जामा ना पहनाया जाए तो यही होता है, कोई और आपसे आगे बढ़ जाता है। नूरजहां के अंदर से आवाज़ आई और इस बार उसे अपने आप पर गुस्सा आया। दफ़ा हो जाओ नूरजहां, वैसे तो इतनी ज़ुबान चलती है तुम्हारी, मगर सताइश के 2 बोल कहने के लिए गूंगी हो गई तुम। मगर यही तो मुश्किल है, जिस इंसान के साथ ईंट पत्थर की लड़ाई रहती हो उसकी तारीफ़ करना। उससे बेहतर है बंदा K2 की चोटी सर करने के लिए घर से निकल पड़े। माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं, उसके लिए तो नेपाल जाना पड़ेगा। K2 तो पाकिस्तान में है ना। जी और बी कराची क्या आए, अकबर आज़म और उनकी बेगम के मोबाइल थोड़ी थोड़ी देर बाद बजते ही रहते थे। करीब, दूर, ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, हर किस्म के रिश्तेदारों की कॉल्स का तांता बंद गया। हर कोई मेहमानों को अपने घर मदऊ करना चाहता था। हर घर में कोई ना कोई लड़का या लड़की शादी के काबिल थे। हाँ भाई, अमेरिका बहादुर का नाम ही बड़ा है, वहाँ का कंकर भी लोगों को हीरा लगता है। अब्बू जान ने तबसरा किया। अम्मी अपनी किसी उधेड़बन में थी। आप किन ख्यालों में गुम हैं? जहांगीर और नूरजहां के बारे में सोच रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे से शादी के लिए इनकार कर दिया है। अम्मी की पेशानी पर तशवीश की लकीरें थीं। दोनों अकल से पैदल हैं, बेफिक्र रहो, आ जाएगी अकल। मजाजी खुदा ने कान के पास से मक्खी उड़ाई। कैसे आएगी अकल, कहाँ से आएगी? वो झंझला गईं। अल्लाह ही देगा अकल, समझ, शऊर, वरना और किसी की क्या मजाल। अब्बू ने अच्छे बंदों की तरह ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया।
زی کو بہت دیر ہو گئی تھی، خدا جانے کیا کنیکشن جوڑا تھا جہانگیر کے ساتھ، رابطہ منقطع ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ نور جہاں بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی اور ضبط کر رہی تھی، بالآخر اس کا صبر جواب دے گیا۔ دندناتی ہوئی کچن میں پہنچی جہاں زی کی قطر قطر چلتی زبان اور بیچ بیچ میں جہانگیر کے ہنسنے کی آواز۔ نور جہاں کچن میں آئی، بہت ہی کرخت لہجے میں زی کو مخاطب کیا۔ تم کیا کوکنگ سیکھ رہی ہو شیف جہانگیر سے؟ کیا پتہ سیکھ ہی لوں، زی مسکرائی۔ نور جہاں کے تلخ لہجے کا اس نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ ہر 5 منٹ بعد وہ اپنی سیلفی لے کر پوسٹ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت پھر موبائل اور وہ دونوں ریڈی تھے۔ اس بار وہ کچن سے نکل کر باہر آ گئی سیلفی کے لیے۔ اندر اب نور جہاں کڑے تیوروں کے ساتھ جہانگیر سے مخاطب تھی۔ یہ کیوں اتنی آگے پیچھے گھوم رہی ہے تمہارے؟ پرسنالٹی ہے، جہانگیر نے گردن اکڑائی، پھر اسے گھورا۔ تمہیں کاہے کی تشویش ہے؟ مجھے کیوں تشویش؟ مجھے تو بڑے ابو اور امی کا خیال ہے۔ دھیان رکھنا، والدین کے اکلوتے بیٹے ہو، کوئی چڑیل 7 سمندر پار لے گئی تو تمہارے والدین کا کیا ہوگا؟ واقعی بس یہی فکر ہے؟ وہ بڑی خباثت سے مسکرایا تھا۔ تو اور کیا فکر ہوگی؟ نور جہاں کا جی چاہا کہ ویسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دل کیا چاہ رہا ہے۔ محترمہ ملکہ عالیہ، آپ اپنی فکر کریں، مسٹر بھی 1 گھنٹہ بیٹھ کر کیا گیان بانٹتے ہیں آپ کو؟ جہانگیر نے اچانک جوابی وار کیا۔ تم جیلس ہو رہے ہو، ہے نا؟ جیلس تو تم ہو رہی ہو زی سے۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، مگر میرا تو جوتا بھی جیلس نہیں ہے کسی سے، یعنی میرے جوتے کو بھی پرواہ نہیں کسی کی۔ چولہے کے آگے کھڑے جہانگیر کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ جیسے کچن میں نہیں بلکہ قطب شمالی یا قطب جنوبی کی برف پر بیٹھا ہو۔ پہاڑ میں جاؤ تم بھی اور وہ بھی۔ نور جہاں تنتناتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی۔ شہر کے مشہور و معروف 5 اسٹار ہوٹل میں انٹرویو تھا شیف کی اسامی کے لیے۔ جہانگیر انٹرویو دے کر آیا تھا۔ نہا دھو کر فریش ہو کر بیٹھا تو امی شکنجین لے آئیں، جہانگیر کا پسندیدہ مشروب۔ تھینک یو میری پیاری امی، وہ کھل اٹھا۔ تھک گئے؟ بہت دیر لگا دی۔ کام سے نہیں تھکتا، بیٹھے بیٹھے تھکن ہو جاتی ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں انتظار میں۔ جہانگیر نے لیمو پانی کا گھونٹ بھرا۔ انٹرویو کیسا ہوا؟ اچھا ہوا۔ جہانگیر نے ادھر ادھر دیکھا۔ ابو کہاں ہیں؟ میرے پیچھے کوئی بد پرہیزی تو نہیں ہوئی؟ بال کٹوانے گئے ہیں اور بد پرہیزی کوئی نہیں ہوئی، تم جو سلاد بنا کر گئے تھے وہی دی تھی۔ امی بولتے بولتے مسکرا دی۔ یقیناً کچھ کہا ہوگا مہابلی نے۔ امی کی مسکراہٹ سے بیٹے نے اندازہ لگا لیا۔ ان کی تو عادت ہے کچھ نہ کچھ کہنے کی۔ سلاد میں کالے چنے اور سبزیاں دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ تمہارے بیٹے نے مجھے گھوڑا گدھا سمجھا ہوا ہے کیا؟ چٹپٹے اور گھی میں تربتر کھانے کھلا کر آپ نے عادت خراب کر دی ہے، بادشاہ سلامت کی، بیٹے نے مسکراتے ہوئے کہا اور مشروب ختم کر کے گلاس رکھا۔ اللہ کے فضل سے یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، مجھے تو یہ بگڑے ہوئے ہی ملے تھے۔ ماشاءاللہ تمہاری دادی میرے آنے سے پہلے ہی جی بھر کے بگاڑ چکی تھی موصوف کو، خوب مزے مزے کے پکوان بنا کر کھلاتی تھی انہیں، وہی ذائقے اب تک منہ کو لگے ہوئے ہیں۔ امی بولتے بولتے کھڑی ہوئیں۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں، نور جہاں کو ساتھ لگایا تھا اپنے، وہ کچن کی طرف چل دیں۔ اللہ ہی حافظ ہے ہانڈی کا، جہانگیر بڑبڑایا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج جو ہے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ انشاءاللہ کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔